अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों और सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। ये जो लेक्चर है ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट को मिला के एक लेक्चर है जिसमें हम रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 17 डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 17 में कौन सी जो डॉक्यूमेंट्स है उनको रजिस्टर करना ज़रूरी है और किन को रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं है। सेक्शन 17 हमें दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है। एक वो है जिनको रजिस्टर करना ज़रूरी है, एक वो है जिनको रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं है। और इसी के साथ बाज़ ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको भी यानी जिनका भी रजिस्ट्रेशन जो है ऑप्शनल है वो सेक्शन 18 में बयान किए गए हैं। तो चले जी हम सेक्शन 17 की तरफ चलते हैं कि भाई कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी है यानी ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है विच डॉक्यूमेंट आर कंपलसरी रजिस्ट्रेबल। सबसे पहले कहा है कि भाई गिफ्ट, अगर आपने गिफ्ट किया है अंडर इस्लामिक लॉ और अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसको आपने रजिस्टर करना ज़रूरी है। आप अगर उसको रजिस्टर करेंगे तो आपकी जो ये डीड है वो बतौर यानी सबूत अदालत में पेश हो सकता है। अगर आपने उसको रजिस्टर नहीं किया तो कल को अगर कोई क्लेम करता है आपके प्रॉपर्टी पर तो फिर आपके पास सबूत के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो बतौर सबूत अदालत में पेश नहीं हो सकती। दूसरी बात उन्होंने कही है कि नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट या नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो है, इनमें वो इंस्ट्रूमेंट जो नॉन टेस्टामेंट्री हो। नॉन टेस्टामेंट्री से क्या मुराद है? नॉन टेस्टामेंट्री से मुराद ये है कि भाई वो डॉक्यूमेंट जिसकी कैरेक्टर जो है वो वसीयत नहीं है। यानी वसीयत वो है जो कि यानी एक बंदे के मरने के बाद जो टेस्टेटर है, देने वाला है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने वाला है, उसके मरने के बाद जो है इसकी इफ़ेक्ट होती है, वो उस वक्त जो है वो यानी एक्शन में आता है। वो डॉक्यूमेंट उस वक्त वैलिड होती है जब बंदा मर जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट कौन सी हैं? इनमें सबसे पहले गिफ्ट जो है ये नॉन टेस्टामेंट्री है, एक बात ज़हन में रखो। इनमें मॉर्गेज, सेल, इसके बाद एक्सचेंज, कोई भी आप कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट करते हो, वो भी क्या है कंटिंजेंट मतलब यानी वो आप कहते हैं कि भाई मैं प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र करूंगा, लेकिन जब कोई यानी ये वाक़या हो जाए, कोई ख़ास इवेंट के हैपनिंग ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट, आप कहते हो कि भाई मैं क्या करता हूँ, ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र करता हूँ और मैं डीड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो फिर ये भी जो है टेस्टामेंट्री है। अगर वाक़या रोनुमा हो गया तो फिर आप जाके उसको रजिस्टर कर ले। ये कहता है कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट जिसकी नेचर नॉन टेस्टामेंट्री है यानी जिसकी यानी नेचर विल नहीं है, विल जैसी नहीं है, तो फिर आप उसको रजिस्टर करें। यानी वो अभी ये गिफ्ट है, गिफ्ट हो गया, इसके बाद जो है सेल हो गई, इसके बाद जो है मॉर्गेज हो गया, इसके बाद और कौन सी डॉक्यूमेंट? एक्सचेंज। ये जो है क्या है? ये नॉन टेस्टामेंट्री है। एक बंदे के यानी ट्रांसफरर के ज़िंदगी के दौरान जो है ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। इसलिए अगर इनकी वैल्यू, सेल की वैल्यू, सेल 100 से अबव है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और इसकी वैल्यू 100 से अबव है, सेल जो है अभी 100 से अबव है, इसके बाद जो है एक्सचेंज, प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू 100 से अबव है, उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसके बाद जो है एक्सचेंज है, इसकी वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 से अबव है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसके बाद मॉर्गेज है जिसकी वैल्यू 100 से अबव है। ये जो है आपने इनको कंपलसरी रजिस्टर करना है। अगर आपने रजिस्टर नहीं की तो फिर
क्या होगा, आपको आपकी जो डीड आपके पास है वो बतौर सबूत अदालत में पेश नहीं हो सकती। ये जो है आपको यानी नुकसान है, ये आपको एक नुकसान है अगर आप उसको रजिस्टर नहीं करेंगे। इसके बाद जो है लीज ईयरली आर मोर देन 1 ईयर। अगर लीज करते हो, अपने प्रॉपर्टी किराए पर देते हो, वो बिल्डिंग है या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड है, उसको आप किराए पर देते हो और उसकी वैल्यू 100 से नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी है यहाँ पे 100 से ज़रूर, यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी अभी आपको नहीं मिलेगी जिसकी वैल्यू 100 रुपए में तो कोई है एक मामूली चीज़ नहीं मिलती, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो दूर की बात। अभी जो है अगर लीज है और वो ईयरली है, यानी हर साल वो रिन्यू होता है, तो फिर जो है आपने क्या करना है, उसको रजिस्टर करना ज़रूरी है। आपने उसको ज़रूर रजिस्टर करना है। या आप लीज पे अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हो और उसकी लीज की कीमत जो है, यानी कीमत नहीं बल्कि वो 10 साल के लिए है, 1 साल से ज़्यादा है, तो फिर आपने उसको कंपलसरी रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है और वहाँ जाके आपने क्या रजिस्टर, जो डीड आपके हक में एग्जीक्यूट हुआ है या आपने एग्जीक्यूट किया है, या जिसने एग्जीक्यूट किया है वो जाके रजिस्टर कर सकता है, या जिसके हक में एग्जीक्यूट हुआ है वो जाके उसको रजिस्टर कर सकता है। या मैंने एग्जीक्यूट किया है, मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या मेरा एजेंट जाके, मैंने जिसको स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दी है वो जाके रजिस्टर कर सकता है। आपके हक में मैंने एग्जीक्यूट किया है, आप भी जाके रजिस्टर कर सकते हैं, आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी जाके रजिस्टर कर सकते हैं, और आपका जो अथोराइज एजेंट है जिसको आपने स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी जो है इसको एग्जीक्यूट, डीड को एग्जीक्यूट करने के लिए दी है, तो फिर आप यानी क्या वो जाके रजिस्टर कर सकता है। तो चलिए जी, इसके बाद जो है यहाँ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यहाँ एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो एक कंडीशन होता है। प्रोवाइजो ये कभी कभार ये प्रोवाइडेड, आपने हर एक सेक्शन के नीचे प्रोवाइडेड दैट, ये एक कंडीशन होती है जो कि ऊपर जो है, ऊपर वाला जो सेक्शन है उसका ये सब यानी एक कंडीशन होती है, उसके साथ अटैच होती है। यहाँ कहता है कि अगर यानी गवर्नमेंट चाहे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर चाहे, सूबाई हुकूमत अगर चाहे कि किसी भी यानी लीज डीड को जिसकी यानी वो दौरानिया, एक प्रॉपर्टी को आप मैंने लीज कर दी है, उसका दौरानिया 5 साल या 5 साल से कम है, और गवर्नमेंट अगर चाहे उसको रजिस्ट्रेशन से एग्जम्प्ट कर सकती है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे बयान की है कि भाई अगर उसकी उस लीज की कीमत 50 रुपए, यानी उस लीज के किराए में इजाफे की कीमत, यानी हर सालाना इजाफा पर एनम, अगर उसमें उस किराए में 50 रुपए इजाफा नहीं होता, तो फिर उसको वो क्या कर सकती है, हुकूमत क्या कर सकती है, एग्जम्प्ट कर सकती है। किससे? रजिस्ट्रेशन से। अगर उसकी यानी 5 साल का दौरानिए के लिए है या 5 साल से कम है, 3 साल के लिए है, और उसमें जो सालाना जो उसमें किराया इजाफा होने का जो शर्त है वो 50 रुपए से कम है, तो फिर जो है गवर्नमेंट जो है उनको यानी ऐसी लीज को, ऐसी लीज डीड को यानी रजिस्ट्रेशन से एग्जम्प्ट कर सकती है। ये एक टेक्निकल पॉइंट है। बहरहाल ये अभी आपको कोई भी ऐसी यानी लैंड नहीं मिलेगी जिसमें जो है आपको 50 रुपए जो है सालाना, इसमें कोई भी ऐसे लोग नहीं है जिनको सालाना कभी 1000 रुपये ज़्यादा करते हैं, 1500 करते हैं, 2000 करते हैं, 3000 करते हैं। लोग ज़्यादा करते हैं सालाना, 10,000 भी करते हैं, 20,000 भी करते हैं, लेकिन 50,000 वाला वो ज़माना अभी गुजर गया है। लेकिन ये अभी एक बस कानून है, एक चीज़ है, यहाँ पड़ा है, कंजर्वेटिव लॉ है। इसके बाद स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी को आपने ज़रूर रजिस्टर करना है। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी क्या है? देखो, पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है? मैं अपने पावर को अपने एजेंट को डेलीगेट करता हूँ
लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि भाई आपने स्टाम्प पेपर पे आपने लिखना है कि भाई कौन सी पावर है, कौन सी डेट पे, किस चीज़ के लिए आप इस अपने पावर इस बंदे को डेलीगेट करते हो, किस टाइम पे, किसको, किस वक्त, किस लिए आप इस पावर को डेलीगेट करते हो। अगर मैंने इसको अपने एजेंट को यानी पावर डेलीगेट किया है कि वो मेरे लिए प्रॉपर्टी खरीदे, तो मैं उसको उस यानी जो एफिडेविट है, स्टाम्प पेपर है, उस पे मैं लिख दूंगा और पावर उसको असाइन करूंगा। तो ये जो है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है। अगर मैंने यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने के लिए या उस यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई यानी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर मैंने किसी को स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दी है, तो फिर आप उसको रजिस्टर करना आपने ज़रूरी है, यानी आपने ज़रूर उसको रजिस्टर करना है। अदरवाइज जो है अगर कोई शख्स जिसके पास स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी नहीं है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई ऐसी डीड पेश करता है, तो फिर वो डीड जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, वो इनवैलिड है। यानी ऐसे डीड लाने वाले यानी के बाद पर जो है रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो पहले देखिए कि भैया जो बंदा लेके आया है उसके पास पावर ऑफ अटर्नी है, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, क्या उसके पास ये इख्तियार है कि भाई इसको प्रेजेंट कर सकता है। अगर वाकई है तो फिर उसको रजिस्टर करेगा। लेकिन एक बात जहन में रखें कि अगर कोई एजेंट या कोई भी बंदा, ड्राइवर, नौकर, कोई भी शख्स अगर एक डीड को लेके जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस, ये सेक्शन 87 में है ट्रांसफर यानी इसके रजिस्ट्रेशन एक्ट की सेक्शन 87 कहता है कि अगर यानी रजिस्ट्रार ऑफिस कोई वो नहीं पूछता और एक ऐसे शख्स से डीड को कबूल करता है और रजिस्टर करता है जिसके पास कोई पावर ऑफ अटर्नी नहीं, तो उस वक्त जो है यानी उस डेट की, उस डीड की, उस इंस्ट्रूमेंट की, उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये प्रोसीजर डिफेक्ट है उसकी तरफ से, यानी ये जिम्मेदारी तो रजिस्ट्रार ऑफिसर की थी कि भाई वो इंक्वायरी करे कि जो बंदा ला रहा है क्या वाकई इसके पास पावर ऑफ अटर्नी है या नहीं, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है या नहीं। यानी इन चीज़ों को देखना रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी थे, उसने जो है नेग्लिजेंस दिखाई है, उसने पावर ऑफ अटर्नी को चेक नहीं किया। अगर कोई शख्स ऐसा डॉक्यूमेंट लेके आता है वो रजिस्टर होती है तो फिर वो वैलिड रजिस्ट्रेशन है। यानी जो डिफेक्ट है वो प्रोसीजर है, प्रोसीजर डिफेक्ट की इंस्ट्रूमेंट पर कोई असर नहीं होगा, ये सेक्शन 87 कहता है। इसके बाद जो है डिग्री विच क्रिएट, असाइन, एक्सटिंग्विश एनी राइट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई डिग्री है, कोर्ट का डिग्री है और वो किसी के राइट को क्या करता है, असाइन करता है, किसी को राइट दे देता है, किसी के राइट को इस्टेब्लिश करता है और किसी के राइट को एक्सटिंग्विश खत्म करता है। कोई डिग्री है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसको भी रजिस्टर करना कंपलसरी है, उसको आपने ज़रूर रजिस्टर करना है। इसके बाद जो है सबसे अहम बात जो है एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। मैंने आपसे प्रॉपर्टी ले ली, आपको मैंने यानी अभी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, यानी इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रहा हूँ। आखिर में जब मैंने इंस्टॉलमेंट में सारे पैसे आपको दे दिए और आपने मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दी, आपने यानी तस्लीम किया कि भाई मैंने सारे पैसे वसूल किए और आपने मुझे डीड दे दी। यानी डीड मतलब एक इंस्ट्रूमेंट दे दी कि भाई यानी मैं क्या करता हूँ, तस्लीम कर रहा हूँ कि आपने सारे पैसे मुझे क्लियर कर दिए। अभी जो है मैंने इसको रजिस्टर करना ज़रूरी है। अगर रजिस्टर हो गई तो फिर जो है मेरा जो सही मानों में ये कंसिडरेशन जो है वो अदा हो गई और रजिस्ट्रार जो है अपने पास रजिस्टर करेगा और फिर आपकी जो जिम्मेदारी थे वो ख़त्म हो गई और एक तरफ उसने यानी एक्नॉलेज भी की है जो आपका क्रेडिटर था, दूसरी तरफ रजिस्ट्रार ऑफिस में आपने रजिस्टर भी किया। ये आपके पास अभी सबूत है कि आप अगर कल को अगर आपका क्रेडिटर आप पर सूट करता है
तो फिर आप उसको यानी बतौर सबूत अदालत में पेश कर सकेंगे अगर आपने रजिस्टर की। इसके बाद एग्रीमेंट टू सेल वेयर प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ ए परचेजर और बायर। अगर मैंने एग्रीमेंट टू सेल की है, एग्रीमेंट टू सेल जो है यूजुअली इसको रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं है कि भाई मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बेचने का मुआहिदा किया है, आमतौर पर उसको रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर मैंने प्रॉपर्टी ऑलरेडी मेरी प्रॉपर्टी आपके पास है और फिर मैंने आपके साथ एग्रीमेंट टू सेल किया, मैंने आपके साथ एग्रीमेंट की कि भाई जो प्रॉपर्टी आपकी पोजीशन में है मैं वो आपको भेजूंगा, लेकिन अभी भेजी नहीं है। लेकिन अगर आपकी पोजीशन में है और आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो फिर उसको रजिस्टर करना ज़रूरी है। अगर वैसे ही मैंने एग्रीमेंट की है तो फिर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। इसके बाद व्हाट आर टेस्टिमनी डॉक्यूमेंट, ये ख़त्म हो गए भाई टेस्टिमनी। एक हमने टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। नॉन टेस्टामेंट्री वो है जो विल की कैरेक्टर नहीं रखते, यानी जो एंटर वाइफ्स के दरमियान होती है, लिविंग पर्सन के दरमियान जो ट्रांसफर होती है, जो डीड एग्जीक्यूट होता है, उसको नॉन टेस्टामेंट्री कहते हैं। अभी टेस्टामेंट्री क्या है, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्या है? टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट वो है जो वसीयत, विल, सिंपली जो वसीयत कर रहे हो, जो वसीयत आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, ये जो है टेस्टामेंट्री है और इसको रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं है। और इसकी इफेक्ट जो है आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर जो है इसकी इफेक्ट होती है और इसको रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं है। अभी हम जो बातें कर रहे हैं यानी वो जिनकी ऑप्शनल है, यानी अगर आप रजिस्टर करते हैं तो फबिहा, बहुत अच्छी बात, आपकी राइट जो है मज़ीद क्या हो गई, मजबूत हो गई। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं भाई, आपके पास लाने का है, ना करो ना करें। What are not necessary to register? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको रजिस्टर करना ज़रूरी ना हो? गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 से कम है, 100 से कम है। लेकिन ये अभी जो है एक बात है, लेकिन अभी 100 से कम तो कोई भी ऐसी आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी नज़र नहीं आएगी। उस अगर है, फिर भी अगर है, किसी दुनिया के किसी जहां में है 100 से कम कीमत की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो फिर आप उसको रजिस्टर नहीं कर सकते। रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं है, नहीं कर सकते नहीं, बल्कि करना ज़रूरी नहीं। अगर आप करेंगे फबिहा, बहुत अच्छा। इसके बाद जो है गिफ्ट, अगर गिफ्ट किया है आपने और वो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या उसकी वैल्यू 100 से कम है, आप उसको रजिस्टर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, बल्कि आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको करें या ना करें। इसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट फॉर पेमेंट, एक्नॉलेजमेंट फॉर पेमेंट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने कहा कि भाई जिस तरह एक्नॉलेजमेंट में आपको बात की कि भाई मैंने तस्लीम किया कि आपने अपनी यानी कर्ज झुका दिए, तो फिर जो डॉक्यूमेंट मैंने एक्नॉलेजमेंट आपके हक में क्या किया है, एग्जीक्यूट किया है, तो आप उसको यानी अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है आप उसको रजिस्टर ना करें तो भी चलेगा, ऑप्शनल है, बतौर सबूत अदालत में पेश हो सकेगा। इसके बाद जो है कोर्ट ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोर्ट ऑर्डर है और वो आपके राइट को एक्सटेंग्विश किया है, आपको राइट असाइन किया है, आपके राइट को डिक्लेयर किया है या क्रिएट किया है, तो फिर वो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो फिर आप उसको रजिस्टर करें या ना करें, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप रजिस्टर करेंगे तो बेहतर है। इसके बाद जो है लीज नॉट मोर देन 1 ईयर, अगर 1 साल का है तो भी रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। अगर 1 साल से ज्यादा है लीज तो फिर आप उसको रजिस्टर करना जरूरी है। लेकिन वो एक्सेप्शन अपने जहन में रखें, अगर गवर्नमेंट चाहे तो 5 साल तक, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है, उसको आप जहन में रखें। इसके बाद कंपोजिशन डीड, कंपोजिशन डीड क्या होता है भाई? कंपोजिशन डीड जहां पे सलाहनामा, अगर मैं और आप किसी भी यानी हवाले से सलाह करते हैं, मैंने आपसे कर्ज ली है
और मैं टाइम पे वापस नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मैं और आप किसी बुनियाद पर, आप मेरे ऊपर इंटरेस्ट रखते हो या किसी भी वजह से सलाह कर होता है, सलाहनामा जो है, सलाहनामा किसी भी से रिलेटेड, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कर्जों से रिलेटेड है, सलाहनामा है। यहाँ कंपोजिशन डीड की बात की है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो आप ही जानते हैं, वो जो है आप उसको रजिस्टर करना। इसके बाद जो है शेयर एंड डिबेंचर। शेयर एंड डिबेंचर, अगर आपकी शेयर किसी ने एक्सेप्ट की है किसी कंपनी में और आपको डीड एग्जीक्यूट किया, उसको आप रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, और रजिस्टर के बगैर भी वो बतौर सबूत अदालत में पेश हो सकती है। इसके बाद डिबेंचर, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, इनको रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज शायद आप लोग जानते होंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बहुत आम चीजें हैं। इसके बाद जो और चीज है, ट्रक रिसीट, रेलवे रिसीट, ये इन चीजों को भी रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। इसके बाद जो है शेयर एंड डिबेंचर हो गया। इसके बाद पार्टीशन सर्टिफिकेट, अगर आप पार्टीशन के लिए लैंड रेवेन्यू ऑफिस जाते हैं और वो वहां से आपको पार्टीशन सर्टिफिकेट देता है, आपकी जमीन की पार्टीशन करता है और सर्टिफिकेट देता है, उसको आप क्या रजिस्टर करें या ना करें, ऑप्शनल है भाई, ऑप्शनल है। इसके बाद जो है लैंड इंप्रूवमेंट सर्टिफिकेट, अगर लैंड इंप्रूवमेंट हो जाती है, आपकी लैंड इंप्रूव हो जाती है और लैंड रेवेन्यू ऑफिसर आपको लैंड इंप्रूवमेंट सर्टिफिकेट इशू करता है कि भाई आपकी बंजर थी, अभी जो है जदीद हो गई है कि क्या कदीम हो गई है, पता नहीं कौन कौन से नाम है इनके, अगर वो इंप्रूव हो गई आपकी सर्टिफिकेट मिलता है लैंड रेवेन्यू की तरफ से कि आपकी जो इंप्रूवमेंट जो है हो गई है। लेकिन सिर्फ इंप्रूवमेंट अगर हो गई है, आपने वो क्या देना है, क्या कहते हैं उसको, रेवेन्यू आपकी ज्यादा होगा अगर आपकी इंप्रूव हो गई है लैंड। लेकिन जो है इसको सर्टिफिकेट को आपने रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज का जो ये लेक्चर है, लेकिन एक बात जहन में रखें कि अगर आपने रजिस्टर की है फबीहा, बहुत अच्छा, आपको आगे जाके आसानी हो सकती है। अगर आपके प्रॉपर्टी पर क्लेम आ गया तो आपके राइट जो हैं वहां पे क्या की गई, सिक्योर हो गए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो बेहतर है आपके लिए। लेकिन अगर आप ना करें भी तो चलेगा, अगर आप इतने वकील हैं कि भाई 100 रुपये रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके ज़ाया नहीं करना चाहते, या रजिस्ट्रार ऑफिस जाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, ना करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और आपने उसको रजिस्टर करना ज़रूरी है, तो फिर बहुत अच्छी बात है, कर लें। तो चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।